हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 भाई लोग। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस छोटे से लेक्चर में। तो भाई आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है भाई। हर एक चैप्टर को कनेक्ट करके रखता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हर एक चैप्टर में लगभग लगभग इसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसके बिना और भी चैप्टर्स को पढ़ने में दिक्कत होती है। अगर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स में इसके यूज होते हैं जहाँ पे आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो आज का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 हो जाता है, और यहीं से हमारा पहला लेक्चर नंबर 1 भी है। तो यहाँ पे हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं भैया सेल के बारे में, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कोशिका। कोशिका क्या, जिसे जीवन की इकाई कहा जाता है, और उसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि भैया कोशिका क्या होता है, कोशिका का इंट्रोडक्शन, उसमें उसकी परिभाषा, कोशिका की खोज कैसे हुई, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में सेल थ्योरी जो आई उसके बारे में आगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया, अगर आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो चारों तरफ आप दो प्रकार की चीज़ें देखने को पाते हैं। एक होता है लिविंग और दूसरा आप देखते हैं नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग आप किस बेसिस पर कहते हैं? तो लिविंग और नॉन लिविंग को क्लासिफाई करने के लिए भाई कि इस चैप्टर में अगर बात किया जाता है तो वो सेलुलर लेवल पे बात किया जाता है। आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में डिफाइनिंग फीचर्स जो होता है वो दी लिविंग वर्ड आपके जीव जगत चैप्टर में पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो लिविंग वर्ड है, यहाँ पे हम तो सेल दी यहाँ पे हम सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेल की बात करेंगे। तो भैया जो लिविंग होते हैं और जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है? तो भाई जो नॉन लिविंग होते हैं और लिविंग होते हैं, तो लिविंग के अंदर पाया जाता है सेल, और नॉन लिविंग के अंदर जो होता है वो सेल एब्सेंट होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लिविंग के बारे में, लिविंग, एंड दूसरा हम किसके बारे में बात करेंगे? नॉन लिविंग। ठीक, नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग दो चीज़ों के बारे में इसमें हम देखने वाले हैं। तो भैया लिविंग जो होता है और नॉन लिविंग क्या होता है? तो लिविंग को एनसीईआरटी हमारी एक वर्ड लिखती है जिसे कहा जाता है एनिमेट। ठीक, और इसको क्या कहती है? नॉन लिविंग को इसको कहती है इनएनिमेट। क्या कहती है? एनिमेट एंड इनएनिमेट। तो भैया एनिमेट क्या होता है और इनएनिमेट क्या होता है? तो एनिमेट जो होता है वो उसमें क्या कहते हैं कि एनिमेट मतलब उसे कहते हैं चेतन, और हिंदी में उसे चेतन कहा जाता है, और इन एनिमेट जो होता है उसे अचेतन कहा जाता है। तो एनसीईआरटी लिविंग को एनिमेट भी बोलती है और नॉन लिविंग को इन एनिमेट भी बोलती है। ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे। तो बात करते हैं लिविंग की। तो लिविंग के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जो लिविंग को लिविंग कहा जाता है, और नॉन लिविंग के अंदर ऐसा क्या नहीं होता है जिसकी वजह से इसे नॉन लिविंग कहा जाता है? आप हो गए, हम हो गए, आप जैसे कई सारे लोग हो गए, तो ये सब किस में आ जाते हैं? लिविंग में आ जाते हैं। बात करते हैं आपके पेन का, आपके मार्कर का, आपके कॉपी का, आपके बुक का, तो ये सारी चीज़ें आपके नॉन लिविंग में आती हैं। तो भैया नॉन लिविंग और लिविंग में एक डिफरेंस यहाँ पर देखा जाता है कि लिविंग के अंदर क्या होता है? लिविंग के अंदर जो होता है सेल प्रेजेंट होता है। ये प्लस का साइन लगा रहा हूँ, इसका मतलब सेल प्रेजेंट होता है। और नॉन लिविंग के अंदर जो होता है वो सेल एब्सेंट होता है। माइनस मतलब आप समझिएगा यहाँ पे सेल जो होता है एब्सेंट होता है। तो इसके लिविंग के अंदर सेल पाया जाता है और नॉन लिविंग के अंदर सेल एब्सेंट होता है। सेल होना जरूरी है भैया, क्योंकि सेल के अंदर जो होती हैं हमारी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन, सारी लिविंग रिएक्शंस जो होती हैं हमारे सेल के अंदर परफॉर्म की जाती हैं, जिसकी वजह से सेल का प्रेजेंट होना जरूरी है। और इसी वजह से नॉन लिविंग को नॉन लिविंग कहा जाता है, क्योंकि इनके पास कंप्लीटली सेल नहीं पाया जाता है। तो अब बात करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग की। तो जिनके अंदर सेल प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे भैया? उसे कहेंगे हम लिविंग कहेंगे, और जिनके अंदर सेल एब्सेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे भाई? नॉन लिविंग कहेंगे। ठीक, तो ये हमारे हो गए लिविंग और नॉन लिविंग। बात यहाँ पे मेन हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक आ जाता है भैया जिसे ना तो हम लिविंग कहते हैं ना ही नॉन लिविंग कहते हैं, वो होता है आपका वायरस, जिसे आप हिंदी में कहते हैं विषाणु। तो ये वायरस जो होता है भैया, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो होता है कनेक्टिंग लिंक होता है। क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग
लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक, इसे क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब इसे कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा जाता है भैया? क्योंकि ये जो होता है इसे ना तो लिविंग में रखा गया है ना ही नॉन लिविंग में रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि यह दोनों फॉर्म में पाया जाता है। यही वायरस जब कहीं बाहर चिपका हुआ होता है, मान लीजिए बोर्ड पे चिपका हुआ है, मार्कर पे चिपका हुआ है, बाहर कहीं पाया जा रहा है, मतलब होस्ट सेल से बाहर पाया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो वो जो होता है भैया नॉन लिविंग फॉर्म में होता है। वही वायरस जब हमारे खाने के साथ, हमारे हाथ के साथ हम साफ सफाई नहीं रखते हैं, और वही वायरस जब हमारे अंदर एंटर कर जाता है, हमारे सेल के अंदर एंटर कर जाता है, तो वही लिविंग फॉर्म में आ जाता है, हमारे सेल पर अपना कब्जा कर लेता है और हमारे सेल से अपने सारे काम को परफॉर्म करवाने लगता है। सारा काम, रिप्रोडक्शन, सारी चीज़ें जो होती हैं, सारी प्रोसेस को वो हमारे सेल के द्वारा करवाता है और फिर वह लिविंग फॉर्म में आ जाता है। तो यह एक बैरूपिया होता है भैया, या तो नॉन लिविंग होता है ना ही लिविंग होता है। इसे कहा जाता है नीदर कंसीडर्ड एज, या फिर लिख सकते हैं सीधे आप, नॉट कंसीडर एज लिविंग और नॉन लिविंग। यहाँ पे आप लिख लीजिए नॉट कंसीडर एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब इसे दोनों कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह बहरूपिया होता है भैया, कभी लिविंग दिखाता है कभी नॉन लिविंग दिखाता है। तो इतनी चीज़ें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इतना आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इतनी देर से सर आप बता रहे हैं कि सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल का नाम लिए जा रहे हैं, तो सेल होता क्या है? तो चलिए बात करते हैं सेल के बारे में। तो सेल जो होता है भैया उसे हम क्या कहते हैं? सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। इतनी सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अगली बार से मैं थोड़ा सा साइड हट जाया करूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे, तो इससे आपको नोट करने में आसानी रहेगी, क्योंकि मैं इस बार थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो इस बार जल्दी से मिटा दिया। अगली बार से मैं साइड हो जाया करूँगा तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं सेल के बारे में। तो ये जो होता है कनेक्टिंग लिंक होता है, और इसे ना ही लिविंग कहा गया है ना ही नॉन लिविंग कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है कंप्लीट सेल नहीं पाया जाता है। और हमारी एनसीईआरटी आगे लिखती भी है कि मतलब कोशिका के बिना किसी भी स्वतंत्र जीव का, मतलब सेल के बिना किसी भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब वो लिविंग नहीं हो सकता है। इसलिए इसके अंदर जो होता है कंप्लीट सेल नहीं पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेल की। तो सेल जो होता है, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे सेल। सेल को भाई हम क्या कहते हैं? सेल को बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। सेल को क्या कहा जाता है? सेल को बिल्डिंग ब्लॉक, आप क्लास 9th वगैरह में जरूर पढ़े होंगे कि सेल को बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब भैया हिंदी में आप समझिए इसे ईंट कहा जाता है। ठीक, ये मान लीजिए आपका एक ईंट हो गया, ठीक, इसे ईंट कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं कि एक ईंट मिलकर, मतलब एक ईंट, एक से ज़्यादा ईंट मिलकर, कई सारे ईंट मिलकर दीवार, आपने घर बनते हुए देखा होगा। तो जैसे कई सारे ईंट मिलकर भाई एक दीवार का निर्माण करते हैं, एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देते हैं, ढेर सारे ईंट मिलकर, उसी तरह बहुत सारे सेल मिलकर जो होते हैं धीरे धीरे एक एक स्ट्रक्चर बना के हमारी बॉडी के, मतलब पूरे हमारे बॉडी को डेवलप करते हैं। तो इस सेल ने क्या बनाया भैया? एक वॉल बनाया, एक दीवार बनाया। ढेर सारे दीवार मिलकर क्या करते हैं? एक कमरा बना देते हैं। ढेर सारे कमरे मिलकर क्या करते हैं? एक बड़ा सा मकान खड़ा कर देते हैं। और ढेर सारे मकान मिलकर क्या करते हैं? एक आपकी कॉलोनी बसा देते हैं। उसी तरह से सेल का भी प्रोसेस होता है कि एक सेल जो होता है उस सेल से टिश्यू बनता है, उस टिश्यू से फिर हमारे शरीर का क्या बनता है? ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और उसके बाद पूरी हमारी बॉडी बन जाती है। तो आप ये एक फ्लो याद रखेंगे कि सबसे छोटी यूनिट जो हमारे बॉडी की होती है, बेसिक यूनिट, वो सेल होती है। सेल से क्या बनता है भैया? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है,
और ऑर्गन सिस्टम के बाद जो होता है उसी ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारी पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है। तो ये एक फ्लो आप याद रखेंगे कि सबसे बेसिक यूनिट हमारे शरीर की जो हो जाती है वो हो जाती है सेल। सेल से बनता है भैया टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बनता है हमारी पूरी बॉडी। तो बात करते हैं टिश्यू की। तो टिश्यू के बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल पढ़ने को मिलेगा। ये जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक सेल्स हो गया और यहाँ पे ढेर सारे सेल्स का समूह मिल जाता है और उनके बीच में कुछ इंटरसेलुलर फ्लूइड भरा होता है जिसे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो सेल का ग्रुप होता है इसी को टिश्यू कहा जाता है। तो इसी तरह से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। तो अब बात करते हैं सेल के डिफिनीशन के बारे में। तो सेल का डिफिनीशन क्या कहता है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल and functional unit of life, तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हो जाती है हमारे सेल की परिभाषा। तो भैया सेल का डिफिनीशन क्या निकल के आता है कि सेल जो होता है ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब इसमें हम तीन वर्ड पर मेन फोकस करेंगे, एक फंडामेंटल, एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल। अब कहेंगे आपकी फंडामेंटल क्या होता है? भैया फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट होती है, सबसे मूलभूत आधार होता है आपका। मतलब इससे छोटा आपके शरीर में लगभग सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन मेनली अगर देखा जाता है तो सेल होता है। ठीक, तो सेल जो होता है ये फंडामेंटल मतलब सबसे छोटा सेल। फिर इसको स्ट्रक्चरल क्यों कहा जाता है भैया? क्योंकि ये जो सेल होता है यही हमारी बॉडी को बनाने का काम करता है। जैसे सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम और उससे हमारी पूरी बॉडी बन के हो जाती है रेडी। तो इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है। अब इसे फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है ये भी आपके मन में सवाल आता है। फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, लिविंग रिएक्शंस होते हैं, वो सब सेल के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि आपका डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है भैया? एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस वगैरह प्लांट में जो होता है सब सेल के अंदर होता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। तो मैं साइड हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं भैया तो एक पॉइंट के बारे में। तो एनसीईआरटी हमारी लिखती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक, सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल से मिलकर बने होते हैं। कंप्लीटली हम इसमें एनसीईआरटी लेवल पर बात करेंगे, एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट, बहुत ज्यादा हम नहीं जाएंगे एनसीईआरटी से कुछ भी बाहर। तो एनसीईआरटी लिखती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इसका मतलब क्या है भाई? कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये लाइन जरूर लिखिएगा कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब सेल से मिलकर बने होते हैं तो भैया बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ढेर सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। तो उसी बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन उसी बेसिस पर किया गया है। अगर एक होता है यूनिसेलुलर और एक हो जाता है मल्टी सेलुलर। ठीक, तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक, ओनली वन सेल पाया जाता है इनके अंदर, ओनली वन सेल
प्रेजेंट, मतलब केवल एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं तो उसे यूनिसेलुलर कहते हैं, और मैनी सेल से मिलकर बने होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक, तो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं तो मल्टी सेलुलर, एक सेल से मिलकर बना है तो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, मल्टी सेलुलर को आप क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं। तो ये जो होते हैं यूनिसेलुलर के अंदर एक पाया जाता है, ये मल्टी सेलुलर। इसका एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो इसके एग्जाम्पल जैसे आपका अमीबा हो जाता है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसके लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, इसके बाद कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी जो भी आपको देखने को मिल जाती है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये मल्टी सेलुलर होती हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती हैं। तो जो एक सेल से मिलकर बने हैं, केवल एक सेल से, उसे क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर। जो ढेर सारे सेल से मिलकर बने हैं उसे क्या कहेंगे हम, मल्टी सेलुलर। तो ऑर्गेनिज्म इस बेसिस पर दो पार्ट में क्लासिफाई किए जाते हैं, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। अब भैया आप कहेंगे कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या एक ही सेल से ये सारे काम कर लेते हैं? तो हाँ, ये जो होते हैं ये एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, इनके पास फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस पाया जाता है। ये अकेले एक ही सेल से सर्वाइव करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जो होता है एक सेल जो इनका होता है भैया, ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होता है। ये सारे जरूरतें अपनी जो होती हैं एक ही सेल से कर लेता है। जैसे मान लीजिए डाइजेशन हो गया, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, तो ये सारी प्रोसेस इनके अंदर जो होती हैं भैया, ये एक ही सेल के अंदर होती हैं। तो सारी प्रोसेस इनके एक ही सेल के अंदर हो जाती हैं, जबकि मल्टी सेलुलर में अलग अलग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल्स पाई जाती हैं। जैसे कि रेस्पायरेशन हो गया, तो रेस्पायरेशन कौन करेगा, अलग सेल हो जाएगा इसके लिए आपका। ठीक, एक्सक्रीशन के लिए आपका अलग सेल हो जाएगा। उसी तरह डाइजेशन के लिए आपका अलग सेल हो जाता है। ये जो होते हैं मल्टी सेलुलर जो होते हैं, इनके पास अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सेल्स होते हैं और अलग अलग सेल्स का अलग अलग काम होता है। ठीक, तो हर काम मतलब हर सेल्स का काम अलग अलग बटा हुआ होता है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सारी चीजें जो होती हैं ये एक ही सेल से परफॉर्म की जाती हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए, मैं एक सेकंड मार्कर में इंक भर लेता हूँ। ठीक, भाई इंक ही खत्म हो गई है, तो तब तक आप ये नोट कर लिए होंगे। मैं मेरे पास दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, देखता हूँ कब तक चल जाता है, और इसके बाद फिर नहीं होगा तो हम रेड मार्कर है उससे यूज कर लेंगे। थोड़ी देर आप कोऑपरेट करिएगा क्योंकि इंक लेने बाहर जाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं, डाउट आपका पूरा क्लियर किया जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, दूसरा मार्कर मैं यूज कर लेता हूँ। तो इसके आगे जब आपने यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ लिया, मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ लिया, तो भैया जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास जो होता है दो चीज़ की कैपेसिटी होती है। एक क्या होता है कि यूनिसेलुलर, एक हेडिंग लगाएंगे यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर के पास इसके बारे में 2 पॉइंट एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन लिखती है। एक इनके पास जो होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पाया जाता है, एग्जिस्टेंस, और दूसरा क्या होता है इनके अंदर भैया, परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ये जो होती हैं भैया यूनिसेलुलर के पास क्या होता है, इनके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पाया जाता है। मतलब ये अपना जीवन यापन जो होता है, सारी चीज़ें जो होती हैं, सारी प्रोसेस, ये सारी क्रियाएं अपने एक ही सेल से कर लेती हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले अभी बताया था पिछले स्लाइड में। ठीक,
तो उसी तरह परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ये अपनी ज़रूरत के जो सारे फंक्शंस होते हैं अपने जीवन यापन के लिए, मतलब जितनी भी ज़रूरी क्रियाएं होती हैं वो सारे प्रोसेस ये खुद कर लेते हैं। तो ये चीज़, ये 2 पॉइंट आप इनके बारे में याद रखेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट हमारी एनसीईआरटी माता और लिखती हैं कि जो एनीथिंग लेस देन, अभी मैंने जो आपको वायरस के बारे में बताया था, एनीथिंग, इसमें भी नहीं है भाई, एनीथिंग लेस देन ये कंप्लीट सेल, ये दूसरा वाला ले लेता हूँ क्योंकि इसमें तो एकदम में नहीं पाया जा रहा है। सॉरी, इसके बाद क्या लिख रहे थे हम, एनीथिंग लेस देन ये कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक, इंडिपेंडेंट लिविंग मतलब किसी भी, मतलब एक सेल से कम, मतलब किसी भी, अगर किसी जीव के पास एक सेल से कम है तो मतलब स्वतंत्र जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब कम से कम एक कोशिका उसके पास होना ही चाहिए, एक सेल उसके पास होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बिना एक सेल के मतलब किसी भी स्वतंत्र जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये चीज़ें आप ये भी लाइन नोट करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। ठीक, तो यही छोटी सी हेडिंग लगा लेते हैं, डिस्कवरी, सीधे डिस्कवरी के बारे में हेडिंग लगाएंगे। ठीक, तो डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो है एक हुआ था भैया, डेड सेल का खोज हुआ था, डेड सेल का खोज हुआ था, एक लिविंग सेल का खोज हुआ था, लिविंग सेल का खोज हुआ था, और एक न्यूक्लियस का खोज हुआ था। ठीक, न्यूक्लियस का खोज हुआ था। ठीक, तो बात करते हैं डेड सेल की खोज। तो डेड सेल की खोज भैया किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। लिविंग सेल की खोज यल से, लिविंग सेल यल से ल्यूवेनहॉक। ठीक, ल्यूवेनहॉक, इनका पूरा नाम होता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, पूरा नाम याद रखिएगा। और न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये देखिए ब्राउन में यन आता है, न्यूक्लियस में यन आता है, इसमें देखिए ना ही कहीं यन आता है ना ही इसमें कहीं यन आता है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। लिविंग सेल की खोज किसने की, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। डेड सेल की खोज किसने की, तो वो रॉबर्ट हुक साहब ने की। अब बात करते हैं भैया कि कब की गई, तो इसके ईयर की बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगभग सन 1665 ईस्वी में की थी। इन्होंने लगभग 1674, ये डाटा थोड़ा मुझे इसका कंफर्म नहीं है, आप एनसीईआरटी से मैच कर लीजिएगा क्योंकि डाटा चेंज होता रहता है, ईयर वाइज एनसीईआरटी मॉडिफाई होती है। और इन्होंने 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस की खोज कर दी थी। ठीक, तो ये इनका ईयर हो गया। अब बात करते हैं डेड सेल की खोज हुई कैसे। सबसे पहले जो हुआ था, ये डेड सेल का खोज सबसे पहले हुआ था, तो वो किए थे रॉबर्ट हुक साहब। और लिविंग सेल की सबसे पहले खोज जो किए थे वो ल्यूवेनहॉक ने की थी। और न्यूक्लियस की खोज जो की थी सबसे पहले ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब बात करते हैं कि रॉबर्ट हुक ने मतलब डेड सेल की खोज कैसे की, तो इसके बारे में अगर ये इतना आप नोट कर ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा लेता हूँ। तो मैं मिटाता हूँ, इसका ऊपर वाली लाइन में मिटाता हूँ। बात करते हैं रॉबर्ट हुक साहब की। तो रॉबर्ट हुक साहब जो थे भैया की एक बार ये स्टडी कर रहे थे, एक बार ये क्या कर रहे थे, माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर रहे थे। किसकी स्टडी कर रहे थे, कुछ एग्जामिन कर रहे थे। एक कॉर्क का स्लाइस लिए थे। कॉर्क का स्लाइस मतलब क्या होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर वो एग्जामिन कर रहे थे, उस पर परीक्षण कर रहे थे। तो रॉबर्ट हुक के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि डेड सेल की खोज कैसे हुई, इसी बारे में, इसी के नीचे आप जस्ट नोट करेंगे।
तो बात करते हैं रॉबर्ट हुक ने कैसे खोज की। तो वो माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे थे, किसके बारे में, माइक्रोस्कोप। तो वो माइक्रोस्कोप से क्या देख रहे थे, एक कॉर्क स्लाइस। कॉर्क स्लाइस, कॉर्क स्लाइस मतलब लकड़ी का टुकड़ा होता है, याद रखिएगा, लकड़ी का टुकड़ा। तो इन्होंने जब माइक्रोस्कोप के अंदर लकड़ी के टुकड़े को देखा, तो देखा कि उसके अंदर जो था, मैं उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, छोटे छोटे इम्पटी मतलब टीनी इम्पटी, और कैसे पाए जा रहे थे भैया, पार्टीशन पाए जा रहे थे। ठीक, ये क्या पाए जा रहे थे, इसमें क्या पाया जा रहा था, टीनी इम्पटी, और छोटे छोटे क्या पाए जा रहे थे, पार्टीशन पाए जा रहे थे, मतलब छोटे छोटे कमरे पाए जा रहे थे, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, जिसे इन्होंने सेल नाम दिया। मतलब ये क्या हो, ये क्या थे, टीनी, टीनी मतलब छोटे छोटे, इसके बाद इम्पटी खाली है, इम्पटी कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट्स। तो टिनी इम्पटी कंपार्टमेंट्स जो कि कैसे थे, कॉम्ब लाइक थे। कॉम्ब लाइक मतलब हनी कॉम्ब लाइक थे, हनी कॉम्ब लाइक मतलब मकड़ी के छत्ते जैसा पाया जा रहा था। ये जो मकड़ी कह रहा हूँ भाई, बार बार मकड़ी निकलता, मधुमक्खी के छत्ते जैसा एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा था, उसमें छोटे छोटे खाने पाए जा रहे थे, जिसे इन्होंने सेल नाम दिया। मतलब टिनी इम्पटी कंपार्टमेंट्स मतलब छोटे छोटे खाली खाली, कंपार्टमेंट्स मतलब कमरे पाए जा रहे थे, जिसे इन्होंने सेल नाम दिया। तो आपको मैं कोशिश करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि डेड सेल की खोज कैसे हुई। तो इस तरह से हमारे डेड सेल की खोज हो जाती है। तो डेड सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कब की, सन 1665 ईस्वी में। लिविंग सेल की खोज ल्यूवेनहॉक ने की, एंटोइन वन ल्यूवेनहॉक। इसके बाद न्यूक्लियस की खोज जो की रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1831 में की। माइक्रोस्कोप्स के अंदर कौन स्टडी कर रहा था लकड़ी के टुकड़े को, तो वो रॉबर्ट हुक कर रहे थे, और उन्होंने कॉर्क की स्लाइस लकड़ी को टुकड़े को देखा, तो उन्होंने उसमें देखा कि टिनी इम्पटी कंपार्टमेंट्स मतलब छोटे छोटे खाली खाली स्थान पाए जा रहे थे, कंपार्टमेंट पाए जा रहे थे, कमरे पाए जा रहे थे, जो कि हनी कॉम्ब लाइक मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई दे रहा था, जिसे उन्होंने सेल नाम दिया। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब हम इधर आ जाते हैं सेल थ्योरी पर। तो सेल थ्योरी एक कहानी है, जो कि अद्भुत कहानी है, दो हीरो की, दो हीरो नहीं, उसमें हीरो एक ही आता है। तो दो आदमी थे और दोनों साइंटिस्ट थे। एक का नाम था मैथियास स्लीडन, एक का नाम था थियोडोर सोन। तो दो दो साइंटिस्ट थे, और एक ही समय पर दोनों अलग अलग जगह पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं एक मतलब एक तरह से मान लीजिए कि एक मैं हूँ, एक आप हैं। आप अपने घर पे किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और मैं अपने घर पे किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मतलब दोनों लोग एक ही समय पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लगभग लगभग। तो एक कौन थे, एक आपके हो जाते हैं कौन, मैथियास स्लीडन, और एक हो जाते हैं आपके थियोडोर सोन। तो हेडिंग हमारी क्या हो जाती है, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो आ जाते हैं इसमें मेन आपके दो साइंटिस्ट, कौन कौन, मैथियास स्लीडन। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आप देख लेना भाई। थियोडोर, बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं है मेरी, थियोडोर सोन। ठीक, तो थियोडोर सोन दो साइंटिस्ट थे। एक कौन था भैया, जर्मन बोटेनिस्ट था, जर्मन बोटेनिस्ट था। एक कौन थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। तो ये कब स्टडी कर रहे थे, 1838 में।
और ये कब स्टडी कर रहे थे? 1839 में। लगभग दोनों सेम टाइम पर स्टडी कर रहे थे। एनसीईआरटी लिखती है अप्रॉक्सीमेट सेम टाइम पर लगभग स्टडी कर रहे थे। तो इतना आप याद कर लें, मैं देख लूँ लेक्चर चल रहा है या नहीं। तो ये लोग लगभग एक ही समय पर स्टडी कर रहे थे, मैथियास स्लीडन एंड थियोडोर सोन। तो मैथियास स्लीडन कौन थे भैया? ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, और थियोडोर सोन, स्वान एक आपने सुना होगा, एक SWAN, जो कि स्वान माने आपका हंस होता है। तो उसी से स्वान मतलब हंस एक एनिमल है। और एनिमल को किसके अंदर स्टडी करते हैं भैया? हम जूलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि थियोडोर सोन एक जूलॉजिस्ट था और मैथियास स्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट था। पहले एनसीईआरटी में एक जर्मन बॉटनिस्ट, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा जाता था, लेकिन अब नई एनसीईआरटी में ये चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। तो इस वजह से आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोनों ने किस पर स्टडी किया। तो ये भैया जब बॉटनिस्ट है तो किस पर अध्ययन करेगा? जाहिर सी बात है, प्लांट पर स्टडी करेगा, स्टडी ऑन प्लांट्स। तो जब इसने प्लांट पर स्टडी किया तो इसने क्या देखा कि जो सभी प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और वही सेल्स जो होती हैं उस प्लांट के अंदर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाने का काम करती हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि ऑल प्लांट्स, इसने एक स्टेटमेंट क्या दिया? ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स which form tissue of the plant। मतलब जो सभी प्लांट होते हैं, सभी जो पौधे होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और वही सेल जो होती हैं उसमें क्या करती हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सेल से आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, फिर आपका बॉडी बनता है। तो ये चीज़ें, ये एक स्टेटमेंट किसने दिया था भैया? ये दिया था मैथियास स्लीडन, आपके जर्मन बॉटनिस्ट साहब ने। बात करते हैं 1839 में, तो थियोडोर सोन जी ने किस पर स्टडी किया? इन्होंने सबसे पहले स्टडी किया एनिमल पर। तो जाहिर सी बात है ये एनिमल्स पर स्टडी करेंगे। तो एनिमल्स पर जब स्टडी किए तो इन्होंने क्या बताया कि जो सेल होती है एनिमल्स में वो किससे मिलकर बना होता है? वो जो होता है उसमें मतलब जो होता है वो भी, मतलब बॉडी जो होती है एनिमल्स की वो भी किससे मिलकर बनी होती है? एक तरह सेल से मिलकर बनी होती है। तो इन्होंने किसको अध्ययन किया था? इन्होंने एनिमल सेल पर स्टडी किया था। यहाँ पर आप सेल लिख देंगे। तो एनिमल सेल पर जब इन्होंने स्टडी किया था तो उसने क्या देखा एनिमल सेल के अंदर? तो उसके बाहर एक क्या पाया जा रहा था? थिन आउटर लेयर। थिन आउटर लेयर मतलब पतली सी बाहरी परत पाई जा रही थी, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बाहर की तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन पाई जा रही थी, जिसको उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया भैया। लेकिन इनके अंदर क्या था? एक मतलब खलबली मची थी अंदर। जब इन्होंने एनिमल सेल को स्टडी किया और उन्होंने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा तो इनसे रहा नहीं गया। अब ये थे जूलॉजिस्ट, लेकिन ये चले गए प्लांट पर भी अध्ययन करने। तो ये गए, जब ये प्लांट टिश्यू पर स्टडी किए तो प्लांट टिश्यू पर भी स्टडी किए। किस पर स्टडी किए? प्लांट टिश्यू पर। तो जब इन्होंने प्लांट टिश्यू को देखा तो उन्होंने क्या बताया कि इनके सबसे बाहरी तरफ क्या पाया जा रहा था? सेलवाल पाया जा रहा था। एक आउटर कवरिंग पाई जा रही थी जो कि सेलवाल जिसे कहा जाता है। और ये जो था एक यूनिक फीचर था प्लांट का, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तो इन्होंने बताया कि प्रेजेंस ऑफ सेलवाल, प्रेजेंस ऑफ cell wall is the unique character of plant cell। मतलब जो सेल वॉल था
मतलब सेल वॉल का प्रेजेंट होना ये प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर था। उसी बेसिस पर इन्होंने एक हाइपोथेसिस क्या दिया था भैया कि जो सभी सेल्स होती हैं, मतलब जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो उनकी बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है और वो उसके प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस भी दिया था। तो हाइपोथेसिस क्या थी ये भी आप याद रखेंगे। हाइपोथेसिस इन्होंने दिया था, पता नहीं ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। तो एक लाइन में नीचे लिख देता हूं कि बॉडी, अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोलते जा रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर composed of cells and product of cells। मतलब जो होती है कहने का मतलब इनका क्या था कि जो एनिमल्स और प्लांट्स का जो बॉडी होता है वो सेल से मिलकर बना होता है और उसी सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। अब सेल का प्रोडक्ट आप मान लीजिए फैट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेल के प्रोडक्ट होते हैं। उसके अंदर आपको डिटेल्ड आगे स्टडी करने को मिलेगा। तो क्या आपको इतनी चीज़ें याद हो गई? सेल थ्योरी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो सेल थ्योरी जो थी उसमें दो साइंटिस्ट आए, एक कौन थे? मैथियास स्लीडेन, एक कौन थे? थियोडोर सोन। मैथियास स्लीडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे जो 1838 में काम कर रहे थे और थियोडोर सोन आपके जर्मन जूलॉजिस्ट थे जो 1839 में काम कर रहे थे, लगभग सेम टाइम पर। इन्होंने प्लांट्स पर स्टडी किया और बताया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट। ये स्टडी किए सबसे पहले एनिमल सेल पर, बताया कि थिन आउटर कवरिंग पाई जाती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। फिर प्लांट टिश्यू को स्टडी किया इन्होंने, तो बताया प्लांट टिश्यू में जो प्लांट में सेल होता है उसमें जो सेल वॉल होता है वो एक यूनिक फीचर होता है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। इसी बेसिस पर इन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि मतलब ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो ये इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था। तो अब बात करते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पर इनकी थ्योरी जो होती है भैया, सेल थ्योरी जो इन्होंने दिया था, ये सेल थ्योरी मिलकर फिर दोनों लोग क्या करते हैं, ये अपना स्टेटमेंट और ये अपना स्टेटमेंट लेकर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और क्या करते हैं, सेल थ्योरी को प्रपोज कर देते हैं, मतलब सेल थ्योरी को पब्लिश कर देते हैं। ठीक, तो अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो इसी तरह से भैया स्लीडेन एंड सोन, ठीक, स्लीडेन एंड स्वान, ठीक, मतलब ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर क्या करते हैं भैया, ये दोनों मिलकर दोनों अपना स्टेटमेंट मिला देते हैं और सेल थ्योरी को पब्लिश कर देते हैं, मतलब सेल थ्योरी को दे देते हैं। इन्होंने इसी को क्या नाम दिया, सेल थ्योरी। लेकिन इनकी सेल थ्योरी जो थी भैया वो फेल्ड हो गई। क्यों हो गई? जब इन्होंने अपना अपना स्टेटमेंट दोनों लोगों ने दिया, इन्होंने बता दिया भैया, जो आपके स्लीडन साहब थे इन्होंने बता दिया भैया, स्लाइडन ने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो होता है सेल पाया जाता है, वही सेल टिश्यू बनाता है। तो जनता ने इनसे सवाल फिर किया, इनसे भी सवाल किया गया, इनसे भी सवाल किया गया कि भैया जो आप कह रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सेल से मिलकर बने होते हैं, तो भाई पहले ये बताओ कि वो सेल आया कहाँ से, नया सेल आता कहाँ से है, मतलब सेल आता कहाँ से है। और इसी सवाल का जवाब ये लोग नहीं दे पाते हैं। तो क्वेश्चन इनका क्या था, क्यों फेल हुआ था? हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, मतलब नई सेल्स बनती कैसे है
और इसी क्वेश्चन का जवाब ये नहीं दे पाते हैं और इस वजह से इनका सेल थ्योरी होता है फेल्ड। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए एक हीरो आता है जिसका नाम है भाई रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट आता है और इसी सवाल का जवाब देता है और उस सेल थ्योरी का हीरो बन जाता है, पूरा क्रेडिट खुद ले लेता है और इन्हीं स्टेटमेंट को रिपीट कर देता है। तो चलिए अब बात करते हैं जिसे आप मॉडर्न सेल थ्योरी, ये आपकी क्लासिकल सेल थ्योरी थी पुरानी वाली। अब बात करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी की। तो मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर अगर हम देखेंगे, मॉडर्न सेल थ्योरी जिसे कहा जाता है, इसी को मॉडिफाइड सेल थ्योरी कहते हैं, सेल थ्योरी कहते हैं, और इसी को कहते हैं मॉडिफाइड हाइपोथेसिस ऑफ, मतलब मॉडिफाइड हाइपोथेसिस ऑफ स्वान एंड स्लाइडन। तो ये क्वेश्चन बनता है कि स्वान और स्लाइडन के हाइपोथेसिस को किसने मॉडिफाई किया था? तो वो रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो। ठीक, रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट ने इनकी हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया और इसने नई सेल थ्योरी को प्रोड्यूस्ड किया। इसका ईयर आप याद रखेंगे 1855 में। ठीक, 1838-39 में उन लोगों ने दिया था। बहुत साल बाद फिर ये भैया जो है 10-15 साल बाद ये लोग आए और ये रुडोल्फ विर्चो जी आए और ये 15 साल बाद उन्हीं के हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किए और इन्होंने एक वर्ड बोला, इन्होंने एक वर्ड क्या बोला कि ओमनिस सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये एक उनका जो था भैया, उनका फारसी मतलब विदेशी लैंग्वेज था। उन्होंने अपनी भाषा में एक वर्ड बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या हो जाता है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब नई कोशिका जो होती है पुरानी कोशिका से बनती है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देख रहे हो कैसे बेवकूफ बनाया है, मतलब इसने बोल दिया, सीधा सा जवाब दिया। जब उससे पूछा गया कि न्यू सेल्स कैसे आती हैं, तो साफ साफ उन्होंने बोल दिया कि जो नई सेल्स होती हैं वो पुरानी सेल से आती हैं। मतलब आदमी कैसे पैदा होता है? आदमी से पैदा होता है। भैंस कहाँ से पैदा होती है? भैंस से पैदा होती है। मतलब इस तरह का उन्होंने एक हाइपोथेटिकल वो मतलब दे दिया कि जो सेल होता है वो सेल से बनता है। सीधा सीधा इन्होंने जवाब दिया कि जो सेल होता है वो सेल से बनता है, मतलब नया सेल पुराने सेल से बनता है। ठीक, तो ये एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया और इन्होंने एक स्टेटमेंट सबसे पहले और दिया कि सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करती हैं। क्या करती हैं? फर्स्ट एक्सप्लेन्ड, सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं। सेल्स आर डिवाइड। तो सेल्स जो होती हैं डिवाइड करती हैं, डिवीजन करके ये एक सेल से नया सेल बनाती है। इस तरह से सेल्स के अंदर डिवीजन होता रहता है और नए सेल्स जो हैं वो बनती रहती हैं। तो क्या इतनी चीज़ें आपको समझ में आई? तो इतना अगर आपको समझ में आया है तो आप नोट कर लीजिए। इन्होंने एक वर्ड दिया ओमनिस, मतलब एक स्टेटमेंट बोला कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि जो फर्स्ट एक्सप्लेन क्या किया कि जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं। इस बेसिस पर मॉडर्न सेल थ्योरी का 2 स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया कि पहला स्टेटमेंट तो उसने उसी के स्टेटमेंट को रिपीट कर दिया कि ऑल ऑर्गेनिज्म, उसने प्लांट और एनिमल बोला था और इन्होंने क्या बोल दिया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। दूसरा इन्होंने क्या स्टेटमेंट नया दे दिया? दूसरा इन्होंने इसी नए स्टेटमेंट को जोड़ दिया कि न्यू सेल्स arise फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब नई सेल्स जो होती हैं वो पुरानी सेल से मिलकर बनी होती हैं, और सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। इस तरह से आपकी मॉडर्न सेल थ्योरी भी खत्म होती है। अब हम चलते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल पर, तो इतना आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो इसके बाद अब हम चलते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल में। मतलब मैं कोई एनसीईआरटी की पॉइंट आपकी मिस नहीं करूंगा, सारी चीज़ें एनसीईआरटी के सीक्वेंस में चलेंगे, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का हम कवर करते चलेंगे। लगभग 45 मिनट हो चुका है, जिसमें हम लोग पूरे इंट्रोडक्शन के पोर्शन को ख़त्म कर चुके हैं। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देखना है, जिसमें हम सेल का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। तो अब बात करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल, जो आपकी अगली हेडिंग एनसीईआरटी की हो जाती है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक, तो ये हमारी हेडिंग हो जाती है। अब भैया क्लास 9th में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। मैक्सिमम बच्चे गांव से होते हैं, जिनके स्कूलों में लैब वगैरह नहीं होता है, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं किए होते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट को एनसीईआरटी हमारी बताती है, इस क्लास में रिवाइज कराती है कि जब 9th क्लास में आपने एक्सपेरिमेंट किया था, आपने माइक्रोस्कोप लिया था, माइक्रोस्कोप, और आपने उस माइक्रोस्कोप के अंदर दो चीजें देखी थी। एक क्या लिया था भाई, एक लिया था ओनियन पील। ओनियन पील मतलब प्याज का छिलका होता है, आप याद रखेंगे, ठीक। ओनियन पील आपने लिया था, और एक आपने ह्यूमन चीक सेल लिया था, मतलब ह्यूमन के गाल का सेल लिया था, ठीक। ह्यूमन चीक सेल, मतलब दो चीज़ों की स्टडी आप माइक्रोस्कोप के अंदर किए थे। तो भैया जो ओनियन सेल था, ये एक तरह का आपका टिपिकल प्लांट सेल था, ठीक। बात करते हैं जब ये एक तरह से आपका क्या हो जाता है, टिपिकल प्लांट सेल, एनसीईआरटी लिखते हैं टिपिकल प्लांट सेल। और इसके बारे में क्या लिखती है, ये जो होता है एक तरह का आपका एनिमल सेल होता है, ठीक। तो जब माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखे थे, तो सबसे पहले ओनियन पील को जब आपने देखा था, तो वहां पे आउटर लेयर जो आपको दिखाई दे रही थी, सबसे बाहरी तरफ जो दिखाई दे रही थी आउटर लेयर, वो आपको क्या दिखाई दे रहा था, सेल वॉल दिखाई दे रहा था। जस्ट उसके नीचे, उसी के जस्ट नीचे, इनर मतलब जस्ट नीचे, ये चीज आप याद रखेंगे, जस्ट विद इन दी मेम्ब्रेन, जस्ट विद इन दी सेल वॉल, ऐसे याद रखेंगे, जस्ट विद इन सेल वॉल, मतलब जस्ट सेल वॉल के नीचे क्या पाया जा रहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जा रहा था, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शॉर्टकट में लिख देता हूं, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सबसे आउटर लेयर आपको सेल वॉल देखने को मिली थी, और जस्ट उसी के नीचे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन देखने को मिला था। लेकिन जब आप एनिमल सेल को स्टडी किए थे, तो इसमें देखना को मिला था, इसमें देखने को एक आउटर लेयर, एन आउटर लेयर, आउटर लेयर, जिसे डीलिमिटिंग लेयर मतलब डीलिमिटिंग बाउंड्री कहा जाता था, जिसे डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता था, ठीक। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर,
ठीक, तो ये चीज आपको देखने को मिली थी उस एक्सपेरिमेंट में। तो अब हम बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के कुछ डिफरेंसेस के बारे में। तब तक आप इतनी चीजें नोट कर लीजिए कि ये क्या क्या दी गई है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप क्लास 9th में कर चुके हैं, जो कि एनसीईआरटी थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिवीजन कराती है, हल्का सा आपको इसका टच देती है। अब हम बात करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो यहीं पे इसके बारे में हम डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए यहीं हम आपको डिफरेंस बता देते हैं, बार बार हम नहीं लिखेंगे। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है भैया? डिफरेंस आप अलग से एक जगह एनिमल सेल, एक जगह प्लांट सेल, एक जगह एनिमल सेल हेडिंग लगा लीजिएगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ डिफरेंस। तो इसमें डिफरेंस देखेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। तो भैया जो एनिमल सेल था और जो प्लांट सेल मतलब था, तो प्लांट सेल में क्या पाया जा रहा था? अभी आपने देखा कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जा रहा था। क्या पाया जा रहा था? सेल वॉल पाया जा रहा था। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट था और इसमें सेल वॉल एब्सेंट था। पहला डिफरेंस आपका यही देखने को मिल जाता है कि प्लांट सेल में जो होता है वो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर वही सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं उसके अंदर और चलते हैं। तो एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो आपका प्लांट सेल होता है उसमें जो होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में। तो जो होता है इनके अंदर सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, मतलब जिसे केंद्रक राजधानी कहा जाता है या केंद्रक जालिका वगैरह कहते हैं हिंदी में। तो ये चीज जो है वो प्लांट के अंदर पाई जा रही थी, जिसे क्या कहते हैं, मतलब सेंट्रल वैक्यूल इनके अंदर जो था वो प्रेजेंट था, और इनके अंदर सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट था। ठीक, तो ये तीन डिफरेंस आपको देखने को मिल गए। अब एक डिफरेंस और होता है जो कि इसके अंदर जो होता है सेंट्रियोल, या जिसे आप सेंट्रोसोम कहते हैं, जो कि आपके सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रोसोम इसमें जो होता है एब्सेंट होता है, और यहाँ पे जो सेंट्रियोल होता है या सेंट्रोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। मतलब ये एक चीज ऐसा है जो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। बाकी सारी चीज़ें सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल, ये सारी चीज़ें आपकी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट होती हैं। तो ये 3-4 डिफरेंस हो गए, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस हमने आपको बता दिया है। ठीक, तो ये डिफरेंस इनके अंदर पाया जाता है, तो ये डिफरेंस आप याद रखेंगे। ठीक, तो ये 4 डिफरेंस आप नोट करेंगे। अब इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के बारे में। तो इतना अगर आप नोट कर लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या होते हैं एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या होते हैं। ठीक, तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और यहां पे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो भैया जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं ये किसी न किसी एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं,
और ये जो होते हैं किसी झिल्ली के द्वारा जो होते हैं गिरे नहीं होते। तो इनके बीच में अगर हम बात करते हैं कि जैसे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो गया, जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, मान लीजिए कोई फ्लूइड हो गया, ये जो मान लीजिए न्यूक्लियस का फ्लूइड हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, इसके बाहर अगर कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो ये हो गया नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हो गया। अगर मान लीजिए इसके बाहर कुछ नहीं है और उसी न्यूक्लियस के बाहर अगर मान लीजिए आपका क्या आ जाए, कोई मेम्ब्रेन आ जाए, किसी को किसी चीज़ से घेर दिया जाए, किसी झिल्ली से घेर दिया जाए, तो ये आपका क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन, सॉरी उल्टा हो गया डायग्राम, ये वाला डायग्राम मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब जो कि डायग्राम इसका और इसका ये अपोजिट हो गया है, ये आप याद रखेंगे। तो जो किसी मेम्ब्रेन से ना घिरा हो उसे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं, जो किसी मेम्ब्रेन से घिरा होता है उसे हम मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं इसका एग्जाम्पल की कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन होते हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो जैसे आपका हो जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या जिसे आप गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद लाइसोसोम, इसके बाद बात करते हैं यहीं पर वैक्यूल, इसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक आपका हो जाता है न्यूक्लियस। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जैसे आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, और ये एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। इसी के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एक आपका आ जाता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल जो होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के बारे में, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं भैया वो तीन देखने को मिलते हैं। एक आपका हो जाता है जैसे राइबोसोम्स, राइबोसोम, सेंट्रियोल जिसे आप कहते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, और एक आपको देखने को मिल जाता है राइबोसोम, सेंट्रियोल, और ये आपका क्या हो जाता है भैया, वो हो जाता है साइटोस्केलेटन। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, यहीं मैं आपको बता देता हूँ कि जो साइटोस्केलेटन होता है ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। तो क्या आपको ये डिफरेंस क्लियर हो रहा है, क्या ये आपका एग्जाम्पल याद हो रहा है। यहीं आपको ये बता दें कि ये जो चीज़ें होती हैं सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, ये किस में हेल्प करती हैं, तो हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, ये किस में हेल्प करती हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं। तो इतना चीज़ें आप नोट कीजिए। अब इसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं और आपको सेल के बारे में दूंगा। तो क्या आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं। एक आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में, तो इसमें आपका राइबोसोम, सेंट्रियोल जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और ये आपका साइटोस्केलेटन हो जाता है। तो इतनी चीज़ें आप नोट करिए। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा सेल के इंट्रोडक्शन में चलेंगे, जहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। फिर हम सीधे आ जाएंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जो डिफरेंस होता है उसको हम देख लेंगे। तो इतना आप नोट कीजिए। तो इतना अगर आपने नोट कर लिया है
तो आगे हम बात कर लेते हैं भैया कि सेल के थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में। एक रफ डायग्राम हम देखेंगे कि मतलब ना वो प्रोकैरियोटिक सेल होगा, ना ही यूकैरियोटिक सेल होगा, और ना ही मतलब वो आपका मान के चलिए मतलब किसी भी प्रकार का ना ये वो एनिमल सेल होगा, ना प्लांट सेल होगा। मैं एक कॉमन डायग्राम बना रहा हूँ सबके लिए जो मतलब होता है। उसके बाद मैं सब सेल का डायग्राम अलग अलग बना के दिखाऊंगा। मतलब ये समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको मैं ये कॉमन डायग्राम ड्रा करने जा रहा हूँ सेल का। तो बात करते हैं भैया सबसे पहले इसमें हम सेल के डायग्राम की। तो एक हमने ये ऐसा डब्बा बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि अगल बगल लिखना भी है, तो थोड़ा सा और अच्छे से। ठीक, तो इसका मैं दूसरा लेयर बना रहा हूँ। ये जो आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है सबसे बाहर की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। उसके जस्ट नीचे जो लेयर मैं ड्रा कर रहा हूँ उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर आपका क्या हो गया, सबसे बाहर हो गया आपका सेल वॉल। ठीक, और इसके जस्ट नीचे आपका क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अब इसके अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं और बात करूंगा। तो इसके अंदर एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं भैया, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, जिसे आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और उसके अंदर क्या भरा होता है, जेनेटिक मटेरियल भरा होता है। और ये हमारा डायग्राम होता है। इसके अंदर भी भैया क्या पाए जाते हैं, छोटे 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 राइबोसोम्स हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये हमारा जो फ्लूइड दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है सेल के अंदर का इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और वही फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा साइटोप्लाज्म हो जाता है। तो ये मैंने बनाने की कोशिश की है एक रफ डायग्राम। तो ये आपका जो हो जाता है एक तरह से जो आउटर वॉल हो जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका आउटर लेयर हो जाता है, ये उसके जस्ट इनर हो जाता है। तो ये आउटर आपका सेल वॉल हो जाता है, इनर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाता है, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाता है। यहाँ नहीं दिखाते क्योंकि यहाँ भी हमें लिखना है। तो ये आपका एक तरह से क्या होता है भैया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये पूरा पोर्शन आपका क्या हो जाता है, मतलब पूरा डायग्राम आपका क्या हो जाता है, न्यूक्लियस हो जाता है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं भैया। और ये आपका हो जाता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर क्या आ जाता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। इसे न्यूक्लियर पोर वगैरह कहते हैं, जो कि पाया जाता है ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल न्यूक्लियस के बारे में जो पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसके बाद ये हो गया हमारा राइबोसोम। तो इतना डायग्राम आपको समझ में अगर आ रहा है तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले भैया जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो जेनेटिक मटेरियल जो हमारा होता है, जो जिसे आगे चल के इसी को जब डेवलप हमारा जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसी को हम क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। और इसी को यही जो हमारा होता है ये मेन जीनोमिक डीएनए भी होता है, मेन जीनोमिक डीएनए। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये हमारा मेन जीनोमिक डीएनए होता है।
और ये जो होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाद जो होता है हमारा साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो साइटोप्लाज्म जो होता है भैया मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, मतलब जहाँ पे सेल की सारी एक्टिविटीज होती हैं, सारी क्रियाएं होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। इसीलिए साइटोप्लाज्म को मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज भी कहा जाता है, मतलब एक्टिविटीज का मेन एरिया यही होता है, ठीक। और इसे कहते हैं सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। मतलब ये पूरी तरह से एक फ्लूइड नहीं होता, एक ये गाढ़ा फ्लूइड होता है। गाढ़ा फ्लूइड मतलब जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जैसे कि आप चाशनी देखे होंगे, रसगुल्ले की चाशनी आपने देखा होगा, तो उसी तरह से ये सेमी फ्लूइड, पानी और चाशनी में आपको बहुत फर्क दिख जाता है कि पानी एकदम आपका नॉर्मल होता है, डाइल्यूट होता है। इसके बाद जो ये होता है आपका कंसंट्रेटेड फॉर्म में, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम प्योरली फ्लूइड नहीं होता है, प्योरली आपका लिक्विड नहीं होता है। तो ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। और ये जो होता है इसके बारे में एक पॉइंट लिखेंगे कि ये जो होता है मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। ये सेलुलर एक्टिविटीज का मेन एरिया होता है जहाँ पे सेल की सारी क्रियाएं होती रहती हैं। तो ये आपका सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं। और क्यों होती हैं भैया सेल के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज क्यों होती हैं, ये भी आप लिख लीजिए कि मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज टू कीप द सेल, इनटू लिविंग स्टेट। मतलब इसको लिविंग स्टेट में, मतलब सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए यहाँ पर बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी सेलुलर जो होती हैं रिएक्शंस होती हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। तो ये मेन पॉइंट आप साइटोप्लाज्म के बारे में याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं वहीं जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये क्या करता है भैया, हमारे इंफॉर्मेशंस को जो होता है, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है मतलब हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन, हमारी बनावट, बहुत सारे कैरेक्टर्स को, हमारी कैरेक्टर्स को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशंस को पहुंचाने का काम करता है। यही आपका जेनेटिक मटेरियल, जिसपे आपको पूरा चैप्टर डिटेल्ड आपको 12th में पढ़ने को मिलता है। वहीं बात करते हैं, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। और ये आपके जो अंदर जो ये प्लाज्मा जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसी को न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक। तो ये याद रखेंगे। और ये आपका जो राइबोसोम होता है, इसके बारे में एक पॉइंट अभी हमने आपको बताया कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। और ये इसे क्या कहा जाता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, या प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक। प्रोटीन फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो राइबोसोम प्रेजेंट इन, इसके बारे में लिखेंगे कि राइबोसोम प्रेजेंट इन, मतलब राइबोसोम पाया कहाँ जाता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और एंडोप्लाज्मिक मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, इसके बाद कहाँ पाया जाता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया, और कहाँ पाया जाता है आपका सेल वॉल, ये आपका साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके साथ साथ आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो दो प्रकार की इसी बेसिस पर होती है, जिस पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, मतलब वो चिकनी चिकनी होगी, और जब वही राइबोसोम आ जाते हैं तो उस पर दाने दाने बन जाते हैं, खुरदुरा बन जाता है। तो जब राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वही राइबोसोम जब एब्सेंट होता है तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सबका अलग अलग फंक्शन होता है, और यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये प्रोटीन के फंक्शन में, मतलब प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये आपका जो हो जाता है, ये सेल का आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है, और ये सारा इंट्रोडक्शन बेसिक रफ डायग्राम है। ये किसी भी, ना तो प्रोकैरियोटिक सेल है ना ही ये यूकैरियोटिक सेल, मैं कुछ इसमें बता नहीं रहा हूँ। बाकी अलग अलग हम दोनों को स्टडी करेंगे, फिर प्लांट सेल एनिमल सेल को भी देखेंगे, अलग अलग बना के भी देखेंगे। तो इसी में एक पॉइंट हमारा आ जाता है सेल साइज एंड शेप के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हैं तो मैं मिटाने जा रहा हूं इसको। तो अब हम बात करेंगे सेल के शेप एंड साइज के बारे में, ठीक। तो अब चलिए हम सेल के शेप एंड साइज को देख लेते हैं। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूं। तो 1 घंटा 11 मिनट हो रहा है, लगभग हम लोग 10 मिनट 5 मिनट के अंदर सेल की शेप एंड साइज भी खत्म कर लेंगे। तो चलिए हम हेडिंग क्या लगाएंगे, सेल शेप एंड साइज के बारे में, ठीक। तो इसमें अब हम सेल और की शेप और साइज के बारे में देखेंगे। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं कि कई सारे सेल्स के शेप एंड साइज इसमें दिए गए हैं भैया। तो जैसे कि आपका माइकोप्लाज्मा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एग ऑफ ऑस्ट्रिच हो गया, नर्व सेल, ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं। तो यहाँ पर किसके किसके बारे में देख लेंगे, माइकोप्लाज्मा, इसके बाद बैक्टीरिया, और एक आपका एग ऑफ ऑस्ट्रिच हो जाता है। तो माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एग ऑफ ऑस्ट्रिच हो जाता है। एक आपका हो जाता है नर्व सेल हो जाता है, एक आपका हो जाता है आरबीसी हो जाता है, एक आपका डब्ल्यूबीसी के बारे में भी दिया गया है, एक आपका कॉलमनार सेल के बारे में भी दिया गया है, कॉलमनार सेल, और ये आपका ट्रैकिड्स के बारे में भी दिया गया है, ठीक। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें दिया गया है। तो उसके बारे में एक एक करके हम देख लेते हैं कि क्या क्या होती हैं। तो जैसे माइकोप्लाज्मा के बारे में अगर हम देखते हैं तो माइकोप्लाज्मा को भैया स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहा जाता है, मतलब सबसे छोटी लिविंग कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, इसे क्या कहते हैं भैया, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया जो होता है हमारा, इसकी साइज दी गई है यहाँ पे। अगर हम माइकोप्लाज्मा की साइज देख लेते हैं तो माइकोप्लाज्मा की साइज जो होती है वो 0.3 माइक्रोमीटर दी गई है एनसीईआरटी में, 0.3 माइक्रोमीटर ये लेंथ में दी गई है, ठीक। किस में दी गई है, लेंथ में दी गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो यहाँ पे बैक्टीरिया की साइज दी गई है 3 से 5 माइक्रोमीटर। तो दो चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे माइकोप्लाज्मा जो होता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है भैया।
बैक्टीरिया की साइज, माइकोप्लाज्मा की साइज जो होती है ये आपका 0.3 माइक्रोमीटर होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की साइज की तो ये 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है, इसी के बीच में होता है। वहीं ईग ऑफ ऑस्ट्रिच जो होता है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है भैया। तो ये जो होता है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ये सबसे बड़ा सेल होता है। तो यहाँ पे दिया गया है 3 चीज़ों के बारे में हमने देखा। उसके बाद बात करते हैं नर्व सेल के बारे में। तो नर्व सेल जो होती हैं ये लॉन्गेस्ट सेल होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल होती है, तो ये सबसे लंबी सेल होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं आरबीसी, तो आरबीसी का शेप जो होता है वो बाई कॉनकेव एंड राउंड होता है, ठीक, बाई कॉनकेव एंड राउंड होता है। और इसका जो डायामीटर दिया गया है भैया 7.0 माइक्रोमीटर, मतलब एक तरह से 7 माइक्रोमीटर दिया गया है। ये इसका डायामीटर होता है, ना कि लेंथ होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये उसका डायामीटर होता है कि लेंथ होता है। जैसे ये मान लीजिए ये कोई सर्कल है तो ये पूरा इसका सर्कल का डायामीटर होता है, और डायामीटर का आधा जो ये आपका होता है रेडियस होता है। तो ये होता है इसका डायामीटर, याद रखेंगे। तो ये इसके पूरे डायामीटर को दिया गया है, ठीक। वहीं अगर हम बात करते हैं अब तो शेप के बारे में थोड़ा सा, अब यहाँ WBC जो दी गई है जिसे आप कहते हैं क्या, RBC को आप क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो इरिथ्रोसाइट इसका दूसरा नाम होता है। वहीं WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, उसका दूसरा नाम होता है, ये आप लिख लेंगे। अगर आप बात करते हैं भैया तो WBC जो होता है ये अमीबॉइड शेप होता है। तो ये कैसा होता है, अमीबॉइड शेप होता है, अमीबॉइड शेप होता है। इनके डायग्राम की बात करें तो जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया का डायग्राम तो रैंडम ऐसे कुछ भी बना सकते हैं। एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो होता है सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है। नर्व सेल के बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें ऐसे ऐसे करके आपको दी गई हैं, कुछ ऐसा करके आपको डायग्राम दिया गया है। ये आपका नर्व सेल कुछ ऐसे लंबा सा सेल दिया गया है, ठीक। ये आप NCERT का डायग्राम जरूर देखिएगा, मैं ऐसे बना देता हूँ। वहीं बात करते हैं RBC का डायग्राम। तो ये जो होता है कुछ इस शेप का ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है। RBC का डायग्राम बाई कॉनकेव होता है। वहीं अमीबॉइड शेप होता है, मतलब अमीबा जैसा होता है। ये क्या होता है भैया, जो अमीबॉइड शेप होता है वो आपका WBC हो जाता है। और आपका बात करते हैं कॉलमनार सेल्स की, तो कॉलमनार सेल्स जो होते हैं ये लंबे लंबे खंभे जैसे होते हैं, जिसे कॉलमनार सेल्स कहा जाता है। मतलब लंबे लंबे कॉलम जैसे सेल्स होते हैं, इन्हें कॉलमनार सेल्स कहा जाता है। ट्रैकिड्स जो होता है कुछ इस तरह का पाया जाता है। ट्रैकिड्स का डायग्राम भी NCERT में दिया गया है, कुछ इस तरह से होता है भैया। तो ऐसे ये जो दिया गया है वहाँ पे ट्रैकिड्स का एक डायग्राम। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं, बात करते हैं कुछ शेप की, कि शेप जो होती हैं सेल्स जो होती हैं, सेल की जो शेप होती हैं ये वेरी करती रहती हैं उनके फंक्शन के आधार पर। तो ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं उसके शेप के बारे में। तो उसके शेप का बारे में बात करते हैं। तो जो शेप होता है भैया उनका, उनके फंक्शन के आधार पर वेरी करता रहता है। वेरी ग्रेटली इनके शेप में मतलब लिखा जाता है, NCERT लिखती है वेरी ग्रेटली इन शेप, मतलब ये शेप में बहुत ही ज़्यादा मतलब वेरी करते हैं। और कैसे वेरी करते हैं, तो मतलब ये अपने फंक्शन के आधार पर वेरी करते हैं, वेरी ग्रेटली फंक्शन के बेसिस पर वेरी करते हैं, ठीक। फंक्शन के बेसिस पर ये वेरी करते रहते हैं। तो अब ये कितने शेप के हो जाते हैं भैया, तो ये जैसे मान लीजिए
डिस्क लाइक होते हैं। ये कैसे कैसे होते हैं? डिस्क लाइक। और ये मान लीजिए पॉलीगोनल, पॉलीगोनल भी होते हैं। और कैसे होते हैं? ये होते हैं क्यूब लाइक, क्यूबॉइड भी होते हैं, क्यूब लाइक, जिसे क्यूबॉइड कहते हैं, क्यूबॉइड शेप में भी होते हैं। और ये कैसे पाए जाते हैं? थ्रेड लाइक भी होते हैं भैया, थ्रेड लाइक भी पाए जाते हैं। और किस शेप में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं, एक आपका इवन भी होता है, जिसे ये क्यूबॉइड हो गया, डिस्क लाइक हो गया, पॉलीगोनल, कॉलमनार, और ये थ्रेड लाइक। इतनी सारी चीज़ें आपकी पाई जाती हैं। तो कॉलमनार के बारे में अभी हमने बताया भी था, लेकिन यहाँ लिख देते हैं कॉलमनार। ठीक, तो ये 3 2 5 शेप, और या तो इवन और इरेगुलर भी पाए जाते हैं। इरेगुलर शेप मतलब कोई फिक्स शेप नहीं होता है। तो ये इस तरह के पाए जाते हैं। अब डिस्क कैसा होता है भैया, मैं यहाँ पे कैसे आपको दिखाऊं? मान लीजिए जैसे ये कोई एक आपको डिस्क नुमा ये एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये कुछ ऐसे चपटे डिस्क की तरह, ऐसे डिस्क की तरह भी पाए जाते हैं। मतलब ये आप गोल सा डिस्क, पिज्जा मान लीजिए आप, पिज्जा शेप मतलब मान लीजिए, तो वो आपका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक, तो ये किस किस शेप में होते हैं? डिस्क लाइक हो गए, जैसे आप चकिया देखे होंगे गांव में, छोटी सी चकिया, एक चक्का होता है, उसी तरह से पॉलीगोनल। पॉलीगोनल मतलब बहुत सारे, मतलब उसमें आपने जैसे टेट्रागोनल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ये सारे नाम सुने होंगे। तो उसी तरह से पॉलीगोनल होता है भैया। ठीक, ये पॉलीगोनल हो गए। क्यूब लाइक, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्यूब हो गया, तो ये क्यूबॉइड हो गए, क्यूब लाइक, क्यूबॉइड शेप में पाए जाते हैं। थ्रेड लाइक, जैसे कि रैंडम ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर कुछ भी पाया जा रहा है। कॉलमनार में अभी हमने आपको दिखाया कि लंबे लंबे खंभे जैसे ऐसे पाए जाते हैं, जिसे कॉलमनार कहा जाता है। इरेगुलर मतलब ऐसे कुछ भी शेप में अगर आ गए तो उसे इरेगुलर कहेंगे। ठीक, तो ये सारे शेप इनके हो जाते हैं, इनकी साइज हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा नेक्स्ट अब आ जाता है भैया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा। लगभग 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर हमारा हो चुका है, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास हुआ होगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग किस पॉइंट पर बात करेंगे भैया? सीधे अब हम लोग घुसेंगे कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सेल में, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल, फिर यूकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ डिफरेंस पढ़ लेंगे उसके बारे में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो इसी दोनों के बीच में हम कल कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक। तो कल मार्कर में स्याही भी आ जाएगी, तो इस तरह से पूरी चीज़ें हो जाएंगी। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच का सारा डिफरेंस जो है उसको देख लेंगे। उसके बाद फिर पूरा प्रोकैरियोटिक पढ़ लेंगे हम, फिर यूकैरियोटिक को पढ़ेंगे। उसके बाद सीधे हम सेल ऑर्गेनेल्स में चले जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन वगैरह के बारे में, सेल वॉल के बारे में, राइबोसोम, उसके अंदर की सारी चीज़ें के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 3 4 लेक्चर में, मैं 4 लेक्चर के अंदर पूरे चैप्टर को फिनिश करूंगा। 4 लेक्चर मतलब 4 घंटा, आप 1:59 मान सकते हैं। और कोई भी एनसीईआरटी का पॉइंट आपका मिस नहीं हो रहा है। जब आगे यहाँ तक की एनसीईआरटी आप रीड करेंगे, एंड ओवरव्यू ऑफ सेल तक का, तो आपको लगेगा कि हमने कोई भी पॉइंट को मिस नहीं किया है। तो एन ओवरव्यू ऑफ सेल का जो डायग्राम वगैरह जहाँ तक दिया गया है वहाँ तक आप रीड करिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल तक छोड़ दीजिएगा, एनसीईआरटी रीड करेंगे तो वहाँ तक आपको पता चलेगा कि सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए हैं। तो लेक्चर कैसा लगा, ये चीज़ आप रिस्पांस आप ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लग रहा है तो आप शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लोगों को भी बताइएगा, और पढ़ते रहिएगा।
आसानी से आपका इसमें रिवीजन भी हो जा रहा है, कम से कम समय में कई सारे कंटेंट आपके कवर हो जा रहे हैं। तो चाहे वो फ्रेशर स्टूडेंट हो, चाहे वो ड्रॉपर हो, तो लगभग लगभग मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ मुझे लगता है हर कोई समझ पा रहा होगा चीज़ों को। तो ऐसे ही हम लेक्चर को कंटिन्यू करते रहेंगे, जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उसी हिसाब से मैं भी पढ़ाऊँगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो कमेंट बॉक्स में आप एक अपना कमेंट ज़रूर दे के जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच आप सभी का। नोट्स कंप्लीट करिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।